सामाजिक विज्ञान की कक्षा छठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल इस भाग में पृथ्वी हमारा आवास इस पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। ये जो सौर शब्द है ये यूनानी देवता सोल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, यानी सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। शेष 0.3% में सभी आकाशीय पिंड है और इनमें भी बृहस्पति, शनि का द्रव्यमान मिलकर 92% हो जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों को खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है। यदि हम रात को आकाश की तरफ अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे खगोलीय पिंड नज़र आते हैं, लेकिन हमारी आँखों की क्षमता बहुत ही सीमित है और इसीलिए हम केवल सीमित खगोलीय पिंडों को ही देख सकते हैं, लेकिन ये अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। सौर मंडल क्या है? मैंने अभी बताया आपको, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये धूमकेतु इत्यादि जो परिक्रमा करते हैं, उनसे निर्मित तंत्र को हम सौर मंडल कहते हैं। ये देखिए, आपको सौर मंडल का चित्र दर्शाया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से अगले अंश में हम पढ़ेंगे। अभी आपको प्राथमिक जानकारी के लिए केवल आपको इतना ही बता दें, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अब एक ग्रह को हमने इस परिभाषा की परिधि से बाहर कर दिया है। पहले जो 4 ग्रह है उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और वो ठोस है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये जो है ठोस है। और बाद के जो 4 ग्रह है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम गैसीय ग्रह यानी वायु ग्रह कहते हैं। सूर्य इन सभी ग्रहों का पितामह है, यानी ये जो सभी के सभी जो ग्रह है वो सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसके गुरुत्वाकर्षण से ही ये नियंत्रित है। ये हम इसके बारे में अगले अंश में हम इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। खगोलीय पिंड क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दर्शाया गया है। आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी जो है बाई और साइड में आपको ये धूमकेतु, उल्कापात दर्शाया गया है। नीचे चंद्रमा का चित्र है। राइट हैंड साइड यानी दाहिनी ओर कुछ तारे हैं और हमारी पृथ्वी नज़र आ रही है। तो ये सभी के सभी जो है इन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है खगोलीय पिंड की, ये हम विस्तार से। खगोलीय पिंड कहते किसको है? इसको इंग्लिश में हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। कई जगह पर इसको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कहते हैं। तो इनकी अलग अलग जो है शब्दावलियाँ हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में इसको हम, भौगोलिक भाषा में हम इसको खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? अंतरिक्ष में पाए जाने वाले वे भौतिक पदार्थ जिनका निश्चित द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण होता है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? यानी वे
अवकाशीय पदार्थ या अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पदार्थ जिसका एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण और निश्चित द्रव्यमान होता है, उन सभी जो है वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड उष्ण हो सकते हैं, खगोलीय पिंड ठंडे हो सकते हैं, वे शीतल हो सकते हैं। तो उष्ण खगोलीय पिंड हम किसे कहेंगे? वे खगोलीय पिंड जिसका अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है, उसे उष्ण खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी वे खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसमें खुद की गर्मी होती है, उष्णता होती है, ऐसे खगोलीय पिंड को हम उष्ण खगोलीय पिंड कहते हैं। और इनके उदाहरण क्या है? तारे और सूर्य। सूर्य भी वैसे एक तारा ही है। तो तारे क्या है? उष्ण खगोलीय पिंड है। इसकी खुद की उष्णता आपको देखिए, ये सूर्य के ही प्रकाश से जो है हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य का ही प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो हम कहते हैं अरे दिन हो गया। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पूरा काला अंधेरा हो जाता है, गुप्त अंधेरा हो जाता है। रात को प्रकाश क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका होता है, पृथ्वी के वो दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो जाता है, और इसीलिए पृथ्वी पर उसकी प्रकाश किरणें नहीं पहुंचती। और इसीलिए आप देखिए शाम के बाद तापमान भी घटने लगता है और जो है खूब अंधेरा भी हो जाता है। तो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। देखिए सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी हमारे पृथ्वी पर उसके तापमान का असर पड़ता है। गर्मी के दिन में तापमान आपने महसूस किया होगा, कितनी उष्णता होती है, और गर्मी के दिन में उसके प्रकाश की प्रखरता भी ज़्यादा होती है। ठंडी की ऋतु में, शीत ऋतु में जो है पृथ्वी पर उसकी प्रखरता कम होती है, क्योंकि तब उसका पृथ्वी और जो सूर्य का अंतर जो है बढ़ जाता है, या हमारी पृथ्वी एक और झुक जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता। इसलिए ठंडी के ऋतु में हम तापमान इतना नहीं बढ़ पाता और जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। सूर्योदय भी लेट होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। तो इसके कारण पृथ्वी पर तापमान कम हो जाता है, प्रकाश भी कम हो जाता है। तो देखिए, तो ये हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसकी गर्मी से गर्म होती है। तो ये तारे और ये सूर्य है वो उष्ण खगोलीय पिंड है। अब शीतल खगोलीय पिंड यानी ठंडे खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य की गर्मी से गर्म होते हैं, उनका खुद की कोई गर्मी और उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम शीतल खगोलीय पिंड कहते हैं, और वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें शीतल खगोलीय पिंड कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड इत्यादि। तो ये इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, उनकी अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती। तो आपने जाना उष्ण खगोलीय पिंड किसे कहते हैं और शीतल खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं। आकाश और अंतरिक्ष। देखिए, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि कुछ खगोलीय पिंड हमको खुली आंखों से नजर आते हैं। अगर हम रात के वक्त या दिन के वक्त भी हमको कुछ खगोलीय पिंड नजर आते हैं, जैसे चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। आप सुबह सुबह उठेंगे तब आपको शुक्र तारा नजर आएगा, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, या शुक्र ग्रह, इसको हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये जो है हम खुली आंखों से हम उसको देख सकते हैं। हाँ, तो लेकिन कुछ जो खगोलीय पिंड है वो बहुत दूर होते हैं और जिनको हमारी आंखें नहीं देख पाती। आकाश के दूर भी बहुत सारे जो खगोलीय पिंड हैं, मंदाकिनियाँ हैं,
आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, वो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो वो जो परिसर है, आकाश का जो वो भाग है, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानें। आकाश मानव दृष्टि की वह पहुंच जहां आप खुली आंखों से बिना दूरबीन तथा अन्य किसी उपकरणों की सहायता से कुछ खगोलीय पिंड, तारे, कुछ ग्रह और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा रात के समय देख सकते हैं, उसे हम आकाश कहते हैं। आकाश मतलब क्या? जहाँ पर आप कुछ सीमित मात्रा में खगोलीय पिंडों को अपनी खुली आंखों से बिना दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। यह दिन के समय नीला नजर आता है और रात्रि के समय काला नजर आता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश का अलग अलग तरीके से विकिरण होता है। अलग अलग जो हमारा वायुमंडल जिस रंग को सोख लेता है, वो रंग हमें नज़र आता है, क्योंकि दिन के वक्त सूर्य का प्रकाश काफ़ी प्रखर होता है। उसमें क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल उस प्रकाश में नीले रंग को अवशोषित करके बाकी सारा रंग जो है अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देता है। इसलिए हमको दिन के वक्त आकाश नीला नज़र आता है। इसके विपरीत रात्रि वक्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हमारे जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो काले रंग को अवशोषित करके बाकी सभी रंग को जो है परावर्तित कर देता है अंतरिक्ष में। इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए ये काला और नीला रंग इसलिए होता है। ये आप आगे विज्ञान की जब अगली कक्षा में विज्ञान में ये आपको इसका ज़्यादा स्पष्टीकरण दिया है। भूगोल की दृष्टि से हम केवल इतना ही अपनी जानकारी तक अपनी जानकारी रखेंगे। दिन के समय खगोलीय पिंड नज़र नहीं आते, केवल रात के समय ही वे दिखाई देते हैं। दिन के समय हमें क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा प्रखर है। इसमें जो बहुत दूर स्थित जो खगोलीय पिंड होते हैं उनका प्रकाश मध्यम हो जाता है। और भी दिन के वक्त क्या होता है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे अवरोध होते हैं। वो प्रकाश की किरणें बहुत सारे अवरोधों से नीचे की तरफ आती है। इसलिए हम दिन के वक्त उस प्रखर प्रकाश में कम चमकदार वस्तुएं हम नहीं देख पाते, कम चमकदार खगोलीय पिंडों को हम नहीं देख पाते। इसका स्पष्टीकरण आगे हम जानते हैं। अंतरिक्ष क्या है? दृष्टि की वह पहुंच जहां पृथ्वी से दूर स्थित बाह्य ग्रह, उपग्रह, कृष्ण विवर इत्यादि खगोलीय पिंड केवल दूरबीन की मदद से ही दिखाई देते हैं, उस भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। यानी दृष्टि की वह पहुंच जहां पर हमको दूरबीन की मदद से कुछ खगोलीय पिंड नज़र आते हैं, कुछ कृष्ण विवर नज़र आते हैं, कुछ अन्य आकाश गंगाएं नज़र आती हैं, हम उस भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। और इसका विस्तार अनंत है। उसका एक सिरे से दूसरे सिरा अभी तक हमें मालूम नहीं कि उनका अंत कहाँ पर है। ये अनंत है। जो अनंत विस्तार है हमारे जो है ब्रह्मांड का, उस भाग को हम वहाँ पर बहुत सारे खगोलीय पिंड नज़र आते हैं। वो अंतरिक्ष से ही शुरू होते हैं, यानी आकाश से दूर, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण से दूर जो है अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। यानी पृथ्वी का वायुमंडल छोड़ते ही किसकी शुरुआत हो जाती है? अंतरिक्ष की। यहाँ हमारे सौर मंडल के अलावा बहुत सारे अन्य सौर मंडल है और बहुत सारी मंदाकिनियाँ मतलब क्या है? गैसीय धूलकण गैसीय अवशेष, जिनसे नए तारों का जन्म होता है, जिनसे नए सौर मंडल का जन्म होता है, उन्हें हम मंदाकिनियाँ कहते हैं। इसको इंग्लिश में गैलेक्सी भी हम कहते हैं। देखिए, दिन के वक्त तारे नज़र क्यों नहीं आते? अभी हम उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। तारे आकार में बहुत छोटे होते हैं।
तारे आकार में बहुत छोटे होते हैं और वे पृथ्वी से बहुत दूर भी होते हैं। हमारे पृथ्वी के एकदम करीब स्थित तारा जो है उसको हम साइरस तारा कहते हैं। वो लगभग 8.46 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी लगभग 8 खरब किलोमीटर। 8 खरब किलोमीटर 100 करोड़ किलोमीटर बराबर 1 खरब होता है। तो इतना ये दूर है, ये जो है सब साइरस तारा जो कि हमारे पृथ्वी से सबसे करीब है, लेकिन उसकी पृथ्वी से दूरी आप देखिए कितनी है। 8.46 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। दिन के वक्त सूर्य का प्रकाश प्रखर होता है, यानी दिन के वक्त मैंने अभी बताया सूर्य का प्रकाश बहुत प्रखर होता है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत घना होता है और सूर्य के प्रकाश जिसमें से जब होकर गुजरता है तब पृथ्वी पर ये फैलकर और भी प्रखर हो जाता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी प्रखरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे प्रखर प्रकाश में हम तारे नहीं देख पाते। ये आप घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उस कागज़ के टुकड़े में कुछ छेद करने हैं। रात के वक्त ये एक्सपेरिमेंट करना है, रात के वक्त ये प्रयोग करना है, ठीक है। आप जब एक आपके पास एक अच्छी ब्राइट टॉर्च होनी चाहिए, ठीक है। एक पेपर लीजिए, उस पर आप जो है छेद कीजिए और उस छेद किए हुए पेपर को टॉर्च के आगे वाले हिस्से पर जहाँ पे बल्ब लगा है उस पर आप रबड़ से उसको जो है बांध लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो है ट्यूबलाइट लाइट जो भी है आपके कमरे की, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर लेनी है, पर्दे लगा दे, कोई भी प्रकाश अंदर नहीं आना चाहिए। अब उस टॉर्च को जलाइए और एक दीवार पर उसका फोकस कीजिए। आप क्या देखेंगे, एकदम आपके कमरे में एकदम घुप अंधेरा होना चाहिए और टॉर्च को ऑन करके आप उसका फोकस एक दीवार पे करेंगे तो उस छेद में से प्रकाश की किरणें होते हुए दीवार से टकराएंगे और आपको तारों की एक श्रृंखला बनी हुई नजर आएगी। अब यही चीज़ आपको उजाले में करनी है। आपके कमरे के सारे लाइट ऑन कर दीजिए जिस कमरे में आप और अभी फिर से वही आप चीज़ दोहराएंगे, वही प्रयोग करेंगे। टॉर्च को ऑन कीजिए और दीवार पर फोकस कीजिए। अब देखिए आपको तारे नज़र आते हैं क्या? उस प्रखर प्रकाश में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो खगोलीय पिंड हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जिसका प्रकाश बहुत मध्यम है, हाँ, और ये प्रखर प्रकाश में वो नज़र नहीं आते। तारे भी अलग अलग रंग और स्वरूप के होते हैं। हम आगे की स्लाइड में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं तारे और नक्षत्र मंडल क्या होता है। देखिए, वे खगोलीय पिंड जिनकी स्वयं की रोशनी यानी प्रकाश और उष्णता होती है उन्हें हम तारे कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। तारे मतलब क्या? जिसका खुद का प्रकाश और खुद की उष्णता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तारे कहेंगे। ये खगोलीय पिंड हाइड्रोजन और हीलियम वायु से निर्मित होते हैं। इसका ईंधन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम वायु, सबसे उष्ण वायु। चार हीलियम अणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं और उसमें कितनी उष्णता होती है, कितनी प्रखरता होती है, ये उसके प्रकाश और सूर्य के प्रकाश और उष्णता से हम महसूस कर सकते हैं। यानी तारों का ईंधन क्या है? तारों का ईंधन हीलियम वायु और हाइड्रोजन वायु है।
ये पृथ्वी से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। देखिए, हम अवकाश में या अंतरिक्ष में दो खगोलीय पिंडों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष की इकाई में मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या, यानी एक तारे से दूसरे तारे पर पहुंचने की गति को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये एक पृथ्वी वर्ष के बराबर होते हैं। देखिए, प्रकाश जो है अंतरिक्ष में कितनी गति से दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से 365 पृथ्वी दिन में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी आप साइंस की किताबों में आगे आप पढ़ेंगे। भूगोल की दृष्टि से आप केवल इतना ही पढ़िए। एक तारे से निकले गए एक तारे से जो है उत्सर्जित प्रकाश को दूसरे तारे तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का अंतर है। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 8.4 मिनट, 8 मिनट 4 सेकेंड। तो ये दूरी है। ये जो प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो प्रकाश दिन के वक्त नहीं, हम जो है बीते हुए कुछ समय में सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकली है उस किरण को हम महसूस करते हैं, उस वक्त की नहीं। तो ये जो प्रकाश है वो प्रकाश पहले निकला होता है और अपने जो है स्थान से, और जब वो दूसरे ग्रह पर या खगोलीय पिंड पर पहुंचता है तब वो दिन बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी आप विज्ञान की किताब में आगे पढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष और पारसेक, यानी दो तारों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इसका क्या अनुपात है, ये सब आप विज्ञान की किताबें या जब दूसरा विषय आएगा तब मैं उसका स्पष्टीकरण आपको ठीक से करूँगा। ठीक है, तो सीरस के बारे में मैंने बताया आपको। ये जो है सूर्य से भी बड़ा तारा है। इसकी उष्णता बहुत ज़्यादा, सूर्य से लगभग 15,000 गुना ज़्यादा है सूर्य से ये उष्णता। लेकिन और ये हमारे सौरमंडल से जो है करीब है, लगभग 8.46 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसलिए वो हमें बहुत छोटा नज़र आता है। सूर्य भी एक तारा है। तारे स्थिर होते हैं, वे किसी की भी परिक्रमा नहीं करते। हमें आकाश में जो तारे नज़र आते हैं, आप उनकी स्थिति आपको भले ही बदली हुई नज़र आती है, वो तारे अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रही होती है। यानी सूर्य के चारों ओर एक जो है घूम रही होती है, परिक्रमा कर रही होती है, परिभ्रमण कर रही होती है। इसीलिए हमें तारे की स्थिति में थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन तारे अपनी जगह से हिलते नहीं, वो स्थिर होते हैं। ये हमारी पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तारे और उनके विभिन्न रंग। देखिए, आकाश में हमको अलग अलग रंगों के तारे नज़र आते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं एकदम दूधिया रंग के, और कुछ नीले होते हैं। ये इनका रंग अलग अलग क्यों है? रंगों का संबंध इनके तापमान से। जो सबसे ठंडा तारा होगा, यानी सबसे कम उष्णता वाला जो तारा होगा वो लाल रंग का होगा। इसके बारे में हम बात करें। और जो सबसे गर्म तारा होगा वो नीले रंग का होगा। तो जैसा तापमान होगा वैसा ही जिस तारे का जो तापमान होगा वैसे ही उसका रंग होगा। ठीक है, ये रंग उनकी सतही तापमान के अनुरूप होता है। जिस प्रकार का तापमान होगा उसी के अनुरूप उनका रंग होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया,
उदाहरण के लिए हमारे सौर मंडल का सूर्य ये पीले रंग का है, हाँ, और सूर्य का सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सरफेस का यानी कोरोना का जो है टेम्परेचर है। हमारे सौर मंडल के सबसे समीप स्थित तारा साइरस, जो कि 81.46 खरब किलोमीटर, यहाँ पे खरब लिखना भूल गए, 81.46 खरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसका तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस है। 81.46 खरब लिखिए यहाँ पर, खरब यहाँ पे गलती से रह गया, आप खरब लिखिए। 81.46 खरब किलोमीटर पर स्थित है। उसका तापमान लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए ये जो साइरस तापमान हमारे पृथ्वी से 81.4 से 46 खरब किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका तापमान कितना है? 50,000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए तारे और उनके विभिन्न रंग, लाल रंग, हाँ, और इस तारे का नाम क्या है? एक बीटल गूज, लाल रंग का तारा है एक, और इस तारे का नाम है बीटल गूज। उसके सतह का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम बात करते हैं नारंगी, और नारंगी रंग का एक तारा है जिसका नाम है पोलक्स। उसका सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम बात करते हैं पीला रंग में दो तारों का यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक पोलरिस और दूसरा है सूर्य। इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सफ़ेद रंग का एक तारा है जिसका नाम है वेगा, जो कि 12,000 डिग्री सेल्सियस उसके सतह का तापमान है। हम बात करते हैं नीले रंग का तापमान है नीला, और इसके तारे का नाम है रीगल या साइरस, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। साइरस हमारे पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 81.46 खरब किलोमीटर की दूरी पर है, हाँ, और एक सबसे बड़ा तारा है, और उसके सतह का तापमान लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो देखिए लाल रंग कम तापमान, नीला रंग बहुत ही ज़्यादा तापमान, और हमारे पीला रंग औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आपको रंगों में और तारों में क्या संबंध है? ठीक है। अब हम बात करते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है। आपने अपने ईवीएस में पढ़ा होगा, हाँ, कि हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जलवाष्प है, उस वायुमंडल में धूल कण हैं, वायुमंडल में अलग अलग गैस है जो अलग अलग घनता से होती। तो जब किसी भी तारे का प्रकाश हमारे घने वायुमंडल से ये होते हुआ आता है तो वो एक और झुक जाता है, या कभी कभी वो प्रकाश इन जलवाष्पों में या घने बादलों में कहीं खो जाता है। वो प्रकाश सीधा ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता। वायुमंडल में हवा की भी परतें होती है, यानी हवाएं भी तेज चलती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के मार्ग को, यानी तारे की रोशनी जिस मार्ग से आ रही है उसको भी वो बदलती है, और इसी के कारण उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल हो जाती है, कभी दूर हो जाती है, या कभी हमें वो दिखाई देती है। इसीलिए हमको तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए तो पोएम बनी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जो कविता बनी है इसी आधार पर बनी है। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं। तारों का वो समूह जो अंतरिक्ष में विशिष्ट आकृति का आभास दिलाते हैं, उन्हें
नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी देखिए, कुछ आकाश में कुछ तारे अकेले नजर आते हैं, कुछ समूह में नजर आते हैं। जो तारे एक प्रकार के जो तारे समूह में नजर आते हैं और एक हमें आकृति का आभास दिलाते हैं, ऐसे तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा तारा मंडल उर्सा मेजर। उर्सा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है भालू, यानी बड़ा भालू, बिग बियर। इसको हम बिग बियर भी कहते हैं। उर्सा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या है? भालू। स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारा, यानी इसको हम स्मॉल बियर कहते हैं। या स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारा मंडल बिग बियर का ही भाग है। तारे और नक्षत्र अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण वो हमें घूमते नजर आते हैं। अभी अभी मैंने इसका आपको स्पष्टीकरण दिया है। और इसका भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको एक काली छतरी लेनी है और उस काली छतरी पर अलग अलग जो है तारों का आप पैटर्न बनाइए, समूह बनाइए, और उस छतरी के जो है नोक होती है, उस छतरी के नोक पर आप एक ध्रुव तारा बनाइए। आप इसको एकदम अपने सिर पर लेकर छतरी को घुमाइए, छतरी को घुमाइए, तो आपको क्या नजर आएगा? ये जो है जो तारा समूह जो है अपनी स्थान से घूम रहे हैं, यानी वो भी जो है छतरी के घूमने के कारण अपना स्थान बदल रहे हैं। और ये जो हैंडल आपको क्या दर्शाता है? हैंडल आपको पृथ्वी का उत्तर ध्रुव दर्शाता है, ठीक है। और जो छतरी के जो कपड़े पर आपने अलग अलग तारे चिपकाए हैं वो आपको आकाश दर्शाता है। जब आप उसको हैंडल को घुमाएंगे तो ये तारा समूह भी आपको घूमता हुआ नजर आते हैं। वास्तव में ये अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। हमारी पृथ्वी परिभ्रमण और परिक्रमण कर रही होती है, इसलिए हमको ये तारा समूह अपने स्थान से स्थानांतरित हुए नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। आइए एक वीडियो के मार्फत से हम इसकी जानकारी हासिल करें। इस धुन से हम सभी परिचित हैं। ये बच्चों की मनपसंद कविता ट्विंकल ट्विंकल की धुन है। इसकी पंक्तियों को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में तारों की छवि उभर जाती है। सूर्यास्त होते ही झिलमिल करते तारों का झुंड बड़ा ही सुंदर लगता है, और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे आकाशगंगा में ढेर सारे जुगनू एक साथ जगमगा रहे हैं। तारों की बात करते समय एक बात मन में आती है कि यह तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, और कारण यह है कि हमसे यानी हमारी पृथ्वी से तारों की दूरी बहुत ज्यादा है, जबकि सूर्य की दूरी उनकी तुलना में पृथ्वी से कम है। इसलिए दिन के समय सूर्य के प्रकाश में तारों का प्रकाश प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश प्रभावहीन होता जाता है, तारे अपनी सुंदर छटा गगन में बिखेर देते हैं। फिर एक प्रश्न मन में उभरता है कि तारों का निर्माण कहाँ हुआ होगा। वस्तुतः तारों के निर्माण की प्रक्रिया आकाशगंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी से एक गैसीय पुंज के रूप में शुरू होती है। मंदाकिनी या गैलेक्सी की दो सामान्य आकृतियां हैं, दीर्घवृत्तीय और सर्पिल। हमारी पृथ्वी भी एक मंदाकिनी है। इसका अभी तक ज्ञात 80% भाग सर्पिल है, जिसके एक छोर पर हम रहते हैं। इस मंदाकिनी में हम अपने स्थान से इसकी दूसरी बाहु देख पाते हैं, जिसे दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे कहते हैं। इसमें अनेक तारे हैं। मंदाकिनी या आकाशगंगा के सभी सदस्यों में तारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रकारांतर से लोगों ने इन सितारों को विभिन्न आकृतियों के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने तारों की तुलना अपनी जानी पहचानी चीजों से की और तारों के समूह को तारामंडल का नाम दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तारामंडलों की स्थिति बदलती रहती है, और ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अभी तक इस तरह के 88 तारामंडलों की पहचान की गई है। हमारे पूर्वजों ने इनका नामकरण सुपरिचित वस्तुएं जिनसे ये मिलते जुलते थे उन पर किया। जैसे यूनानियों ने महाकाव्य के नायकों नायिकाओं इत्यादि पर, भारतवासियों ने संतों और अन्य वस्तुओं के नाम पर,
जैसे जाड़े में दिखाई देने वाला तारामंडल व्याघ्र या ओरायन, एवं टिमटिमाते मणियों के गुच्छे सा लगने वाला तारामंडल कृत्तिका या प्लाइयोडिज, जिसे गोलाकार तारा गुच्छ भी कहते हैं। बिच्छू की आकृति से मिलते जुलते आकृति वाले इस तारामंडल को हम वृश्चिक कहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब हम इन तारामंडलों की आकृति को इनके नाम से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें कठिनाई होगी। कुछ ही तारामंडल ऐसे हैं जिनके नाम उनकी आकृति से मिलते हैं, जैसे ओरायन, लियो और वृश्चिक। आप यहाँ पर जिन 7 तारों को देख रहे हैं वो भी एक तारामंडल है और इसे हम सप्तर्षि कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में इस तारामंडल को विभिन्न रूप में देखा गया है और इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे चीन के लोग इसे सेलेस्टियल ब्यूरोक्रेट के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये 7 तारे एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कि बादलों की सवारी पर बैठे हैं और इसके साथ उसके अनुयायी हैं। जबकि ग्रीक दंत कथाओं के अनुसार चंद्रदेव आर्टेमिस ने डेमी देवी कलिस्टो को भालू में बदल दिया था, पर देवताओं के राजा ज्यूस को कलिस्टो पर दया आ गई और उन्होंने उसे ग्रेट बियर तारामंडल के रूप में विद्यमान होने का आशीर्वाद दिया। सेंट्रल एशिया में घोड़े दिनचर्या का अटूट हिस्सा थे। वहाँ के लोगों ने इन 7 तारों वाले तारामंडल को टेथर्ड हॉर्स का नाम दिया। मध्य यूरोप में इसे वैगन का नाम दिया गया, तो उत्तर अमेरिका में इसे बीटी पर कहकर पुकारा गया। वैसे भी जब हम नंगी आंखों से देखते हैं तो इसकी आकृति बहुत कुछ एक दीपर जैसी ही लगती है। इंग्लैंड में इस तारा समूह को प्लॉ यानी हल का नाम दिया गया है। भारतीय दंत कथाओं के अनुसार 7 तारों का समूह सप्तर्षि है और इसमें 7 ऋषि हैं जिनके नाम हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगीरा, वशिष्ठ और मरीचि। ये तो हो गई सप्तर्षि तारामंडल से जुड़ी दंत कथाएं। और अब जरा इस तारामंडल की विशेषता पर ध्यान दीजिए। जब हम सप्तर्षि तारामंडल के पहले 2 तारों यानी क्रतु से पुलह की ओर चलते हुए 5 गुना दूरी तय करते हैं तो हमें ध्रुव तारा या पोल स्टार की स्थिति पता चलती है। इसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में किसी भी स्थान से वास्तविक उत्तर दिशा ज्ञात की जा सकती है। सप्तर्षि तारामंडल का प्रचलित नाम है ग्रेट बियर या ऊर्जा मेजर। ऊर्जा लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है भालू और मेजर का मतलब है बड़ा। इस तरह हो गया ना, बड़ा भालू या ग्रेट बियर। इसे देखने का सबसे अच्छा समय है अब। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो सप्तऋषि तारा है इसे हम जो है ध्रुव तारे की दिशा का ज्ञात कर सकते हैं या उसे हम उत्तर ध्रुव दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके जो पहले 2 तारे हैं उसके 5 गुना जो दूरी से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे यानी आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें ध्रुव तारा नज़र आएगा जिसको हम पोलरिस भी कहते हैं। नक्षत्र मंडल तथा राशियाँ। आकाश में तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः ये चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं यानी चंद्रमा के परिक्रमण गति से जुड़े हैं, पर वास्तव में किसी भी तारा समूह को नक्षत्र कहना उचित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है, यानी सूर्य भी एक प्रकार का नक्षत्र है, वो ऋग्वेद में इस प्रकार का उल्लेख है। अन्य नक्षत्रों में सप्तऋषि और अगस्त्य ये जो है नक्षत्र मंडल है। अगर आप आकाश को 12 समान भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आकाश क्या है, एक वृत्ताकार स्वरूप है और एक वृत्त को हम अगर 360 डिग्री में उसका आकलन करते हैं और उसको हम 12 उस 360 को हम बराबर 12 भागों में अगर हम बांटेंगे तो वो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, राशि। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगी। वैसे ही अगर आकाश को अगर आकाश को अगर हम 27 भागों में हम बांटेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, नक्षत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए, यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को
राशि कहा जाता है। आकाश किसी भी आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अगर आप 360 को 12 में बांटते हैं तो हमें एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में हमें प्राप्त होगी, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 360, यानी 30 डिग्री गुणा 12 तो ये 360। हम जानते हैं अब ये 12 राशियाँ क्या क्या है। देखिए ये 12 राशियाँ, पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृश्चिक, तीसरी राशि मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 11वीं मकर, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो इस प्रकार से ये 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि 30 डिग्री अंश पर विद्यमान है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र। अगर आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र के लिए यदि हम आकाश 360 डिग्री को 27 भागों में बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री के रूप में आता है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? 27। ये हमारे भारतीय खगोल शास्त्र के अनुरूप इन नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे कुछ नक्षत्रों का नाम हम जानते हैं। आप जानकारी के लिए ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक आप नक्षत्र याद कर लेंगे हो जाएगा। जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ती, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, ये जो है ये नक्षत्रों के नाम हैं। देखिए ये नक्षत्र और ये तारामंडल, ये हमारे 12 महीने में प्रत्येक जो है तारामंडल आकाश में कम से कम 2.25 महीने आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर अभी जो है कर्क राशि आपको दिखाई दे रही है, तुला राशि दिखाई दे रही है या वृश्चिक राशि, तो वो पर जो है आकाश में कम से कम 2.25 महीने के करीब आपको नज़र आएगी। और उसका देखना, और वो कहाँ पर नज़र आएगी आपको पूर्वी आकाश में नज़र आएगी, उत्तर पूर्व आकाश में आपको वो दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं ग्रह जिसको ग्रीक भाषा में हम प्लैनेटाई भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको प्लैनेट्स भी कहते हैं। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों का स्वयं का प्रकाश और उष्णता नहीं होती, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित और गर्म होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहते हैं और जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से निर्मित है और इसका अर्थ है परिभ्रमक, घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने चारों ओर भी घूमती है। और ग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जा प्राप्त होते हैं और ये आकार में सूर्य से छोटे होते हैं। समझ में आया? हम चर्चा करेंगे उपग्रह। उपग्रह क्या है ये देखिए, आपको उपग्रह दर्शाया गया है हम यहाँ पे, और उपग्रह के चारों ओर एक खगोलीय पिंड है जो उसके भी चक्कर लगा रहा है और साथ में सूर्य के भी चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह मतलब क्या? वो खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रहों की भी परिक्रमा करते हो, उन्हें उपग्रह कहते हैं।
यह आकार में अपने ग्रह स्वामी और सूर्य से बहुत छोटे होते हैं। इनका भी स्वयं की का प्रकाश और उष्णता नहीं होती। उदाहरण के लिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आइए हम जाने हमने अभी इस भाग में क्या क्या सीखा है। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों से निर्मित तंत्र को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों से निर्मित तंत्र को सौर मंडल कहते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र कितने हैं? तारों का वह समूह जो विशिष्ट आकृति का आभास दिलाते हो उसने नक्षत्र कहते हैं। जैसे उर्सा मेजर, सप्तऋषि, ये नक्षत्र है। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? 27। ग्रह किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से बना है। इसका अर्थ है परिभ्रमण करने वाला। तो जो ये प्लैनेट्स यानी ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाला, अपने चारों ओर परिभ्रमण करने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से ये पाठ का ये पहला भाग अभी समाप्त हुआ। इसमें मुख्य जो मुद्दे हैं आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि आप नए हैं। आपको 3 नोटबुक बनानी पड़ेगी, एक क्लास वर्क की, एक होमवर्क की और तीसरी असाइनमेंट की। ये जो इसमें मुख्य मुद्दे दिए हैं आप उसको अच्छी हैंडराइटिंग से अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा आप बताएंगे कि आपने लिखे हैं या नहीं। और जो भी आपकी परेशानी है वो आप मुझे समय समय पर बताएंगे। हम और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।